सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 9 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वो प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या प्रश्न है कि इसरो के अभी 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो ये प्रश्न डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, लिख लेना। तो इसका सही उत्तर होगा वी नारायणन। तो अभी भारत सरकार ने इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक वी नारायणन को इसरो का 11वें नंबर का अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग का सचिव नियुक्त किया है। एक्चुअली में जो इसरो के अध्यक्ष होते हैं ना, वही अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी होते हैं। और आप सभी जानते हो अभी वर्तमान में तो हमारे जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो कौन है, एस सोमनाथ हैं। लेकिन अभी ये 14 जनवरी को ही रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उसके बाद इसरो के नए अध्यक्ष होंगे ये वी नारायणन। और कौन से नंबर के होंगे, 11वें नंबर के होंगे। अच्छा, इनका नाम याद रखना बड़ा आसान है। और वैसे अपॉइंटमेंट्स की नियुक्तियों की सबसे गंदी बात बताऊं, हमें बड़ी मुश्किल से कोई नाम याद होता है। इतनी बार रिपीट कर करके नाम याद करते हैं और जैसे ही वो हमारे दिलो जान में बैठ जाता है नाम, उसके बाद सरकार नई नियुक्ति लेकर के। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये नाम याद रखना बड़ा आसान रहेगा। देखो, इसरो क्या काम करती है, अंतरिक्ष का काम करती है। मतलब सैटेलाइट को, यानों को अंतरिक्ष में लेकर के जाती है। और अंतरिक्ष में कौन रहते हैं, हम यही मानते हैं अंतरिक्ष में भगवान रहते हैं। और हमारे सृजनकर्ता कौन है, नारायण। नारायण नारायण भगवान है। तो जब इसरो ने अंतरिक्ष में एक यान भेजा तो वो चला गया सीधा नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने कहा, अरे ये तो बड़ी कमाल की चीज है, ये चीज तो हमारे पास भी होनी चाहिए। तो फिर हमने कहा, नारायण भगवान इस यान को आप ही रख लो, आप ही एक काम करो, हमारे अध्यक्ष भी आप ही बन जाओ। इसरो ने कहा, हमारे अध्यक्ष भी आप ही बन जाओ। तो वी नारायणन जब से हमारे अध्यक्ष बन गए। ठीक है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट्स में आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले इसरो की हम बात कर लेते हैं। देखो, इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना होती है 1969 में। हेडक्वार्टर मिलेगा बंगलुरु में। अच्छा, ये रॉकेट मैन ऑफ इंडिया, हमेशा जब ये शीट रिवाइज कराता हूं ये आपको लिखा मिलता है। तो ये के शिवान को कहा जाता है, जो किसके पहले अध्यक्ष थे। फर्स्ट नहीं, मतलब एस सोमनाथ के पहले जो अध्यक्ष थे के शिवान, तो उन्हीं को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वैसे इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजीज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। और एस सोमनाथ को 2024 में 2 पुरस्कार मिले थे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन ने वर्ल्ड स्पेस अवार्ड दिया था और केपीपी नामबियार पुरस्कार मिला था। और ये जितने भी नीचे अवार्ड मैंने लिखे हैं ये इसरो को मिले थे चंद्रयान 3 की सफलता। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा तेजस्विनी। तो 38वें नेशनल गेम्स की टॉर्च यानी कि मशाल को अभी लॉन्च कर दिया गया है और उसका नाम तेजस्विनी रखा है। और अभी इसने राज्य भर में अपनी यात्रा को शुरू कर दिया। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ओलंपिक के पहले उनकी जो मशाल होती है वो पूरी दुनिया में फिराई जाती है, उसी तरह से। और उद्देश्य क्या है ऐसा करने का, मतलब ये मशाल रैली का उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों को राष्ट्र खेलों से जोड़ना और उसमें भागीदारी व उत्साह को बढ़ावा देना। और नेशनल गेम्स की बात करें तो 2-3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। जैसे कि 38 नंबर का इस बार का ये नेशनल गेम्स है, जो कि कहाँ पे हो रहा है, उत्तराखंड में। अभी 28 जनवरी को शुरू हो जाएगा, 14 फरवरी तक चलेगा। और अभी इसका मैस्कॉट भी हमने पढ़ा था, मैस्कॉट शुभंकर क्या है, मौली है। और उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है मोनाल, ये उसी से इंस्पायर्ड है। और इसका एंथम भी याद रखना, इसका जो स्लोगन है, संकल्प से शिखर तक, क्योंकि एक बार एग्जाम में इसी तरह से स्लोगन पूछा गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये बता दूं, जो पहली बार जो नेशनल गेम्स हुए थे ना, वो 1924 में लाहौर में हुए थे। और उस वक्त इसको इंडियन ओलंपिक गेम्स कहा जाता था। फिर जब 9th नंबर के ये हुए थे गेम्स 1940 में बॉम्बे में हुए थे, तब इसका नाम बदला गया था और नेशनल गेम्स रख दिया गया था। और इस बार इसका कौन सा संस्करण होगा, 38 नंबर। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 का उद्घाटन किया है। तो आंसर होगा ओम बिरला ने। तो वर्तमान में हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और अभी इन्होंने इस संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में अभी पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। और ये प्रोग्राम हमारे जो ट्राइबल लीडर हैं बिरसा मुंडा जी, उनके 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या बेसिकली ये, तो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक वैल्यूज की समझ बढ़ाने के लिए महिला जागरूकता और सशक्तिकरण की एक ये पहल है, जिसका उद्देश्य क्या है या इसमें होगा क्या, तो पंचायतों और जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनमें अलग अलग क्षेत्रों से चुनी गई महिला प्रतिनिधियों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और पार्लियामेंट्री प्रोसीजर यानी कि संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रियाओं और शासन की जानकारी प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाया जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत। तो यह है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन किया अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। अब यहाँ पे पंचायत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनना।
जैसे कि अगर आपसे पूछे फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे यूं पूछूं कि फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया या आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, कैसे भी प्रश्न आ सकता है, तो फिर आपको आंसर करना होगा बलवंत राय मेहता। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आपको याद होगा इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसे आप कहते हो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है, यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान के नागौर से। खुद जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ जो 24 अप्रैल 1993 में पारित हुआ और इसके द्वारा ही पंचायती राज को संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। और इसके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 243 से 243O। और ये 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसी कारण से हम लोग 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, इनसे कई सारे एग्जाम में कई सारे स्टैटिक प्रश्न बन चुके हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य सरकार ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने वालों को अभी $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन, अभी उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट्स, उसकी लिपि को समझने वाले एक्सपर्ट्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अभी $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की है। आपको बताएं, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज सबसे पहले 1900 के दशक में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन मार्शल, उन्होंने की थी। फिर बाद में 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा संस्कृति की खोज कर डाली थी और वर्तमान में इस लिपि के लगभग 3500 नमूने पत्थर पर उकेरी गई सील्स, ढले हुए टेराकोटा और फेयॉन से बने ताबीजों और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों आदि के रूप में बचे हुए हैं। तो कोई उन लिपि को डिकोड कर पाए अच्छे से, उन्हीं के लिए एक प्रतियोगिता की तरह इन्होंने शुरू किया है तमिलनाडु ने, याद रखना। और तमिलनाडु ले चलता हूं मैं आपको, लेकिन उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक तो याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता ये 2500 से 1750 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है जो कि एक कांस्य युगीन सभ्यता है, याद रखना। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। और इसके सबसे विशिष्ट विशेषता क्या रही, इसका शहरीकरण, और इसका राजधानी शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा रहा है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी या किस वर्ष हुई थी, दोनों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने, रावी नदी के तट पर। और जो ये हड़प्पा था ये सिंधु सभ्यता का एक शहरी केंद्र था। और मोहनजोदड़ो अगर पूछें कि इसकी खोज किसने की थी तो 1922 में RD बनर्जी ने। अच्छा, यूं बताओ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना ये किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1961 में। ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो एग्जाम में अक्सर। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी मोदवेथ महोत्सव ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो सही उत्तर होगा टोडा। तो मोदवेथ महोत्सव का नाम है, ये तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में जो टोडा जनजाति निवास करती है उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक नववर्ष उत्सव है। और ये त्योहार नीलगिरी में पवित्र मनुपो मंदिर में मनाया जाता है। ये दिसंबर के अंतिम रविवार या जनवरी के पहले रविवार को मनाया जाता है। और इस उत्सव की शुरुआत मंदिर में प्रार्थना के साथ होती है जिसमें स्वास्थ्य, कृषि, समृद्धि और अपने मवेशियों की भलाई के लिए आशीर्वाद मांगा जाता है। तो याद रखना, कौन सी जनजाति है? टोडा जनजाति है। कौन सा त्योहार है, कहाँ निवास करती है, ये 2-3 मोटे मोटे पॉइंट याद रख लेना। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्क कर लो इसको। इसका सही उत्तर हो जाएगा नाड़ी तरंगिनी। तो नाड़ी तरंगिनी क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित पल्स डायग्नोस्टिक डिवाइस है और अभी इसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, इंग्लिश में बोलोगे तो सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से अभी इसको स्वीकृति मिल गई है। तो इस तरह से ये अब ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बन गया है। ये डिवाइस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को प्राचीन आयुर्वेदिक प्रथाओं से जोड़ती है। अब इसका काम क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो नाड़ी परीक्षण के माध्यम से सटीक स्वास्थ्य जानकारी प्रदान करके पारंपरिक आयुर्वेदिक निदान विधियों में ये क्रांति लेकर के आएगी। नाड़ी परीक्षण यानी कि आपने देखा होगा पुराने जो साधु हुआ करते थे पुराने जमाने में, तो वैसे हमारे हाथ को पकड़ करके, मतलब नाड़ी को ध्यान से सुनते थे, पल्स को,
और क्या बीमारी चल रही है शरीर में, क्या समस्याएं चल रही है, वो बता देते थे। तो ये भी उसी तरह से काम करेगी। और इस नाड़ी तरंगिनी जो डिवाइस को नाम दिया है नाड़ी तरंगिनी, इसको बनाया किसने है? अत्रेया इनोवेशन कंपनी ने बनाया है, पुणे की ये कंपनी है। इन्होंने इसको 2016 में ही बना दिया था, पर अभी से स्वीकृति मिल गई है। तो ये काम क्या करती है, एक लाइन में बोलेंगे तो किसी इंसान के इंटरनल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को ये मापती है। तो सिंपल सा याद रखो एक लाइन में कि भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण कौन सा बन गया? नाड़ी तरंगिनी। प्रश्न उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में, नाड़ी तरंगिनी क्या है? तो याद रखना भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण है। किसने बनाया, कब लॉन्च हुआ, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगले में पूछ रहे कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 में मुख्य अतिथि किसे चुना गया? तो आंसर होगा त्रिनिदाद एंड टोबैगो। आपको याद है प्रवासी भारतीय दिवस ये मनाया कब जाता है? 9 जनवरी को, यानी कि आज ही मना रहे हैं प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को मनाते हैं। और इस बार ये हम 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मना रहे हैं। और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, कौन होस्ट कर रहा है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। और इसमें चीफ गेस्ट त्रिनिदाद एंड टोबैगो के जो प्रेसिडेंट है वो हैं, उनका नाम है क्रिस्टीन कंगालू। तो याद रखना ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, या तो कंट्री का नाम पूछ लेंगे या प्रेसिडेंट का नाम पूछ लेंगे, कुछ भी पूछ लेंगे, आपको याद रहना है। और याद रखना इनका नाम बड़ा आसान है, देखो देश का नाम तो याद रह जाएगा ना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो देखो एक बार याद रखना, अगर टोबैगो खाओगे, टोबैगो यानी कि तंबाकू, तो आप जेब से तो कंगाल हो गई सही, मतलब से तो कंगाल हो गई सही, अपने स्वास्थ्य अपने हेल्थ से भी कंगाल हो जाओगे। तो इस तरह से कंगालू आपको याद रह जाएगा। अच्छा, थीम भी याद रखना, इस बार के दिवस की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इससे पहले जो 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, कहाँ पे? वो इंदौर में मनाया गया था। अगर पूछूं पहली बार कब मनाया गया था ये दिवस, तो पहली बार 2003 में मनाया गया था, कहाँ पे? नई दिल्ली में। और शुरुआत में तो हर साल मनाते थे हम, लेकिन 2015 से हर 2 साल में इसको मनाया जा रहा है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, कब से? 2015 से। और त्रिनिदाद एंड टोबैगो ये न्यूज़ में है, तो इसका एक स्टैटिक याद रख लो। तो इसकी कैपिटल होती है पोर्ट ऑफ स्पेन। और चीफ गेस्ट से याद आने चाहिए, अभी रिपब्लिक डे आ रहा है, 2025 के रिपब्लिक डे पे हमारे चीफ गेस्ट हैं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और इंडोनेशिया और क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इस साल ये ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश बन गया है। कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस भी आए, उन्होंने बताया हमने कहीं और जगह पढ़ा है, कोई चैनल वाले बता रहे हैं कि 11वां बन गया है, 11वां बन गया है। तो 11वां नहीं बना है, 10वां ही बना है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों 10वां बना है। और कहीं और जगह आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो और वहां पे कुछ अलग बताया जाता है, तो पहले आप खुद से सर्च कर लिया करो, गूगल पे सर्च कर लो। अगर दो अलग अलग चीजें आपको मिलती है तो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो 10वां याद रखेंगे, ब्रिक्स का 10वां सदस्य है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न देखते हैं अभी। फिर अगले में पूछ रहे अभी बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया? तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, अभी उन्होंने राज्य में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। इससे फायदा क्या होगा ऐसा करने से? इससे किसानों को फायदा होगा, क्योंकि बेमौसम बारिश होती है तो उनकी फसलें खराब हो जाती है। तो इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करने से अब किसानों को मुआवजा दिया जा सकेगा। तो अगर बेमौसम अगर बारिश होती है, उससे किसानों की 33% या उससे ज्यादा फसलों को नुकसान हो जाता है, तो उनको मुआवजा मिलेगा, ऐसा कहा गया है इसमें। तो ये ध्यान रखना। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी केरल में भूस्खलन को गंभीर प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया था। और 2024 में हीट वेव यानी कि लू को प्राकृतिक आपदा घोषित किया था। किसने? दो ने किया था, तमिलनाडु ने और मध्य प्रदेश ने भी, ये भी याद रखना। और इसी तरह का एक प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में ही पढ़ा था, ये अच्छा प्रश्न है, ये मैंने आप सबको पढ़ाया था। अभी देखते हैं आप किस किस को याद है। देखें, आपदा प्रबंधन बीमा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ये बताओ आप, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इसका सही उत्तर होगा नागालैंड। और किस बैंक के साथ मिलकर के ऐसा किया था इन्होंने? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी याद रखना। और बताओ अभी किस राज्य ने सर्पदंश को अधिसूचित रोग नोटिफाइड डिजीज घोषित किया था? तमिलनाडु ने। और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी इसको अधिसूचित रोग घोषित कर दिया था, सर्पदंश को। ये पॉइंट भी ध्यान रखना। वैसे इस प्रश्न में उड़ीसा की बात है, और उड़ीसा मैंने आपको कल ही डिटेल में रिवाइज कराया है। तो आज हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में अर्थ रोटेशन डे कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 8 जनवरी को। तो हर साल 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाया जाता है। 1851 में फ्रांसीसी भौतिकी वैज्ञानिक थे लियोन
फौकॉल्ट, और उन्होंने अपने एक मॉडल से साबित किया था कि धरती अपनी धुरी पर अपने एक्सिस पर घूमती है। और 8 जनवरी 1851 के दिन उन्होंने पृथ्वी के घूमने के तरीके को जनता के सामने प्रदर्शित किया था, इसलिए 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे के रूप में मनाते हैं। अब ये 2 प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है कि अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, अपनी ध्रुवी पे, तो किस दिशा में रोटेट करती है? ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट? तो बड़ा आसान है, सूरज किधर से किधर उगता है? पूर्व से पश्चिम। इसका मतलब पृथ्वी कैसे कैसे घूमती होगी? पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट इसका आंसर होगा। लेकिन अगर प्रश्न ऐसे पूछें कि जो पृथ्वी है सन के चारों ओर किस दिशा में घूमती है, तो पूर्व से पश्चिम, ईस्ट टू वेस्ट आंसर होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह के प्रश्न है, कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने आपको बता दिया। और दोनों प्रश्न आपको बता दूं एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन से एग्जाम में कब पूछे गए, ये जो शाम को हम क्लास लेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अर्थ से एक और दिवस होता है वर्ल्ड अर्थ डे, वो होता है 22 अप्रैल को। वैसे जनवरी में अभी तक कौन कौन से दिवस हमने मनाए? तो 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, DRDO दिवस भी होता है। 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे, और 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे, 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे, 6 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई, प्रकाश पर्व भी उसको कहते हैं। और 6 जनवरी को ही वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे, विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में भी मनाया था। और आज का दिवस कौन सा दिवस है? प्रवासी भारतीय दिवस। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो आंसर होगा हनोई। वियतनाम की कैपिटल है हनोई, जिसे अभी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है। किसने किया, किसकी रिपोर्ट के अनुसार? एयर विजुअल के अनुसार उसने अभी रिपोर्ट जारी की है, और उसी के अनुसार दुनिया में हनोई को दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। करेंसी क्या होती है वियतनाम की? वियतनामीज डोंग, और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन है। और आपको याद होगा वियतनाम में और उसके आसपास के देशों में एक तूफान आया था, सुपर साइक्लोन यागी। आप मुझे बताओ, वहां पे मदद के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो गया। बाकी इन सभी क्वेश्चंस का PDF आपको मिल ही जाता है। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सबसे पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आप में से कोई पहली बार क्रैक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो अपने बारे में बताइएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ, कोई नए स्टूडेंट्स हमसे जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे, पता लगेगा। क्योंकि पता नहीं, समझ में नहीं आता यूट्यूब अपने चैनल को रिकमेंड क्यों नहीं करता। चलो वो नहीं करता, आप लोग जरूर करा करें रिकमेंड अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में, मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए। और लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। और PDF आपको मिल ही जाती है टेलीग्राम पे, वो आपको पता ही है। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, अभी ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है इंडोनेशिया। भारत का पहला जैविक मछली क्लस्टर कहां पे लॉन्च किया गया? सिक्किम। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया बहादुर सिंह सागू को। गृह मंत्री अमित शाह ने CBI के कौन से पोर्टल को लॉन्च किया? भारत पोल। किस राज्य सरकार ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की? उड़ीसा। PM मोदी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान भवन की नींव कहां रखी? नई दिल्ली। दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान कौन बन गई? इनाहा केनाबारोलुकस ब्राजील से हैं। और हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मेट्रो रेल नेटवर्क के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पे आ गया? 3रे पे। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया 6 जनवरी। और आखिरी प्रश्न था, कनाडा के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताइए? जस्टिन ट्रूडो। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के प्रश्न में पूछा था, किस फुटबॉल क्लब ने 2023-24 UEFA चैंपियंस लीग को जीता? तो सही उत्तर होगा रियल मैड्रिड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।